तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग स्टोक्स लॉ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये स्टोक्स लॉ या स्टोक्स थ्योरम जो है इसका यूज क्या है सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो दोस्तों ये स्टोक्स लॉ का यूज क्या है, देखिए कोई भी अगर स्पेरिकल ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ये एक स्पेरिकल ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर ये एक फ्लूइड है, मान लेते हैं ये कोई भी एक फ्लूइड है। ठीक है, तो ये स्पेरिकल ऑब्जेक्ट अगर हम यहाँ पर ये जो फ्लूइड है इसके अंदर छोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट नीचे चलाएगा। तो जब ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा होता है ना, तो ये जो फ्लूइड है दोस्तों, ये फ्लूइड इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इस डायरेक्शन में एक विस्कस फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स बोल सकते हो आप यहाँ पर, फ्रिक्शनल फोर्स को विस्कस फोर्स भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक विस्कस फोर्स यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाएगा। ठीक है, स्टोक्स लॉ हमें ये विस्कस फोर्स का फॉर्मूला देता है। तो दोस्तों ये स्टोक्स लॉ, कोई भी स्पेरिकल ऑब्जेक्ट किसी भी दोस्तों फ्लूइड के अंदर अगर नीचे गिर रहा होगा तो उसके ऊपर कितना विस्कस फोर्स है इसका फॉर्मूला हमें देता है। जैसे कि मान लेते हैं दोस्तों रेन ड्रॉप है, रेन ड्रॉप भी क्या होता है दोस्तों, स्पेरिकल होता है ना। ये रेन ड्रॉप जो है एक स्पेरिकल ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और ये गिरता किसमें है दोस्तों, ये एयर में गिरता है। तो एयर भी एक फ्लूइड है ना। ठीक है, तो जब ये रेन ड्रॉप नीचे आ रहा होता है दोस्तों, एयर इस रेन ड्रॉप के ऊपर इस डायरेक्शन में एक विस्कस फोर्स लगाती है, और ये विस्कस फोर्स का जो वैल्यू है आप स्टोक्स लॉ का यूज करके निकाल सकते हो। अब दोस्तों ये स्टोक्स लॉ हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है इस विस्कस फोर्स के अबाउट, देखिए स्टोक्स लॉ हमें कहता है कि ये जो विस्कस फोर्स है, ये विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इस ऑब्जेक्ट के रेडियस पे, मतलब जितनी ज्यादा रेडियस उतना ज्यादा विस्कस फोर्स। और दोस्तों ये विस्कस फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा इस फ्लूइड की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर या विस्कोसिटी के ऊपर, जितनी ज्यादा विस्कोसिटी उतना ज्यादा विस्कस फोर्स। और एक चीज दोस्तों, ये जो विस्कस फोर्स है, ये विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के ऊपर। ठीक है, तो इनिशियली तो दोस्तों देखिए यहाँ पर इनिशियली इसकी वेलोसिटी जीरो थी, आपने छोड़ा नहीं है अभी तक। ठीक है, तो इनिशियली विस्कस फोर्स जीरो होगा, लेकिन जैसे आप छोड़ोगे दोस्तों धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। तो अगर वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो इसका विस्कस फोर्स भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अब अगर दोस्तों ये तीनों इक्वेशंस अगर एक सिंगल इक्वेशंस में लिखने हैं तो हम कैसे लिखेंगे। तो सिंगल इक्वेशन में देखिए दोस्तों, ये जो विस्कस फोर्स है ये हम ऐसे लिखेंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, is directly proportional to coefficient of viscosity and is directly proportional to what, this velocity। अब जैसे कि हमें पता दोस्तों, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन की जगह पर अगर हम यहाँ पर इक्वल टू साइन लिखते हैं तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए एफ वी इज इक्वल टू दिस विस्कस फोर्स इज इक्वल टू, हमें यहाँ पर लेना होता है दोस्तों एक कांस्टेंट। ठीक है, सो कांस्टेंट इंटू आर इंटू ईटा इंटू वी। और ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू दोस्तों, ये जो स्टोक्स नाम के जो साइंटिस्ट है इन्होंने ये कांस्टेंट की वैल्यू इंपेरिकली निकाली है। इंपेरिकली का मतलब क्या है कि एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है, एक्सपीरियंस से निकाली है। ठीक है, और ये कांस्टेंट की वैल्यू उनको मिली 6 पाई। तो यहां से दोस्तों ये विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, 6 इंटू पाई इंटू दिस रेडियस इंटू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो विस्कस फोर्स का ये फॉर्मूला है। कोई भी स्पेरिकल ऑब्जेक्ट अगर किसी भी फ्लूइड के अंदर नीचे गिर रहा होगा तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक विस्कस फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू इतनी होगी। ठीक है, तो दोस्तों ये विस्कस फोर्स किस पे डिपेंड करता है, देखिए ये रेडियस पे डिपेंड करता है, रेडियस कांस्टेंट है। ठीक है, तो रेडियस की वजह से विस्कस फोर्स नहीं चेंज होगा। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी कांस्टेंट होती है किसी भी फ्लूइड की। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी क्या होगी दोस्तों, चेंज होती जाएगी। पहले इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी तो विस्कस फोर्स जीरो होगा, जैसे आप यहाँ पर इसको छोड़ोगे तो जब ये नीचे जाएगा, जैसे जैसे नीचे जाएगा इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और अगर वेलोसिटी बढ़ी दोस्तों तो विस्कस फोर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल है हमारा रेन ड्रॉप। रेन ड्रॉप देखिए दोस्तों कितनी ऊपर से आता है। ठीक है, ये बहुत ही एक हाइट से गिर रहा होता है, तो जब ये नीचे आ रहा होता है दोस्तों इसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करती जाएगी ना, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो एक सेकंड में इसकी वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड से चेंज हो रही है। ठीक है, तो नीचे आते आते इसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा होगी कि अगर इसके ऊपर ये विस्कस फोर्स नहीं लगता तो ये जो है बंदूक की गोली जो होती है ना उतना हार्म कर सकती है। ठीक है, और लेकिन क्योंकि दोस्तों यहाँ पर विस्कस फोर्स लगता है और ये विस्कस फोर्स प्रोपोर्शनल टू होता है दोस्तों इस वेलोसिटी से, तो जितनी ज्यादा ये रेन ड्रॉप की वेलोसिटी होगी उतना यहाँ पर दोस्तों विस्कस फोर्स होगा, एयर उतना रेजिस्ट करेगी उसके ऊपर। ठीक है, इसी वजह से रेन ड्रॉप जो है हमें हार्म नहीं करते। ठीक है, अगर ये विस्कस फोर्स नहीं होता तो ये रेन ड्रॉप जो है दोस्तों ये बंदूक की गोली जैसा बिहेव करता है और लाइफ कभी बनती ही नहीं अर्थ के ऊपर। ठीक है, तो दोस्तों किसी भी स्पेरिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर जब वो किसी फ्लूइड के अंदर गिर रहा होता है तो उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो उसका ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद करना है ताकि इस कंसेप्ट के ऊपर आप एग्जांपल सॉल्व कर सको। दोस्तों इसी कंसेप्ट के ऊपर एक्सरसाइज के अंदर देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं। पहला एग्जांपल है देखिए दोस्तों यहाँ पर पेज नंबर 47 के ऊपर एग्जांपल 2.8। सबसे पहले रीड करिए एग्जांपल क्या देखिए, अ स्टील बॉल विद रेडियस 0.3 मिलीमीटर्स इज फॉलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड एट अ टाइम t। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे ये स्टील बॉल जो है दोस्तों, स्टील बॉल क्या कर रहा है, यहाँ पर गिर रहा है। ठीक है, और उसकी वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है दोस्तों 2 मीटर पर सेकंड, और ये किसके अंदर गिर रहा है, देखिए थ्रू अ ट्यूब फिल्ड विद ग्लिसरीन, ग्लिसरीन के अंदर गिर रहा है, और ग्लिसरीन की यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी प्रोवाइड की गई है दोस्तों 0.833 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर क्या पता करना है दोस्तों, डिटरमाइन द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टील बॉल एट दैट टाइम। तो आपको यहाँ पर दोस्तों विस्कस फोर्स पता करना है।
अब जैसे कि स्टोक्स लॉ से हमें पता है दोस्तों, विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, विस्कस फोर्स इज इक्वल टू 6 इंटू पाई इंटू ईटा इंटू आर इंटू वी, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली दोस्तों देखिए, आपको यहाँ पर वी की वैल्यू प्रोवाइड की गई है, ठीक है, आपको ईटा की वैल्यू प्रोवाइड की गई है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, ठीक है, पाई तो कांस्टेंट है, आपको वैल्यू पता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो आर है, ये आर मिलीमीटर में प्रोवाइड किया गया है, इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो 0.3 mm का एसआई यूनिट में कैसे करोगे, 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर, मिलीमीटर का मीटर में कन्वर्ट करते हो तो आप 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हो। तो दोस्तों सिंपली ये वैल्यूज यहाँ पर पुट करने हैं आपको, आर की वैल्यू, वी की वैल्यू और ईटा की वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करनी है, ठीक है। और ये जो विस्कस फोर्स है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो आपके टेक्स्ट बुक में जो आंसर प्रोवाइड किया गया है, वो आंसर मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो विस्कस फोर्स है, सॉरी यहाँ पर विस्कस फोर्स है ना, तो ये एफ वी से दिखाना चाहिए था। तो यहाँ पर दोस्तों ये विस्कस फोर्स जो है एफ वी, इसकी वैल्यू आपके टेक्स्ट बुक में प्रोवाइड की गई है 9.4 इंटू 10⁻³ न्यूटन। मैंने क्रॉस चेक नहीं किया, आप एक बार क्रॉस चेक करिए और करेक्ट है कि नहीं देखिए, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर होगा यहाँ पर। इसी कंसेप्ट के ऊपर दोस्तों पेज नंबर 55 के ऊपर देखिए, एक्सरसाइज के अंदर एक एग्जांपल हो रहा है, एग्जांपल नंबर 12, ठीक है। तो इसको रीड करिए दोस्तों, सेम एग्जांपल है। कैलकुलेट द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ रेन ड्रॉप ऑफ डायमीटर 1 mm। तो यहाँ पर दोस्तों एक रेन ड्रॉप है जिसका डायमीटर आपको प्रोवाइड किया गया है 1 मिलीमीटर। तो डायमीटर 1 मिलीमीटर है, तो रेडियस कितनी होगी दोस्तों, 0.5 मिलीमीटर होगी, और मिलीमीटर का मीटर में कन्वर्जन करना है, मतलब 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा ये। और ये रेन ड्रॉप जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे क्या कर रहा है दोस्तों, गिर रहा है, ठीक है। और वेलोसिटी कितनी है इसकी, 2 मीटर पर सेकेंड है, एयर के अंदर गिर रहा है। और एयर की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है दोस्तों, 1.8 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो अब आपको यहाँ पर कैलकुलेट द विस्कस फोर्स, मतलब आपको यहाँ पर विस्कस फोर्स पता करना है। तो सिंपली वही फॉर्मूला आपको यूज करना है दोस्तों। विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या है, 6 इंटू पाई इंटू ईटा आर वी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी प्रोवाइड की गई है आपको, रेडियस प्रोवाइड की गई है और वेलोसिटी भी प्रोवाइड की गई है, ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ पर वैल्यूज को पुट करना है और आंसर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये स्टोक्स लॉ वाला पार्ट जो है ये खत्म होता है। अब यहाँ पर हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। ये टर्मिनल वेलोसिटी दोस्तों यहाँ पर वी टी लेटर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये टर्मिनल वेलोसिटी को समझने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर आर्किमिडीज का प्रिंसिपल समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर आर्किमिडीज का प्रिंसिपल समझते हैं। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल हमें दोस्तों यहाँ पर बायन्सी फोर्स के बारे में बताता है। तो ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल दोस्तों हमें यहाँ पर बायंट फोर्स के बारे में बताता है। तो ये बायंट फोर्स क्या होता है, देखिए। तो आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ओके। और इस ऑब्जेक्ट को आप अगर किसी फ्लूइड के अंदर डालोगे दोस्तों, तो क्या होता है कि ये जो फ्लूइड है इस ऑब्जेक्ट पर ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है, ठीक है। स्विमिंग करते वक्त आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि पानी जो है आपको ऊपर की तरफ पुश करता है, ठीक है। तो ये जो फोर्स है इसी को बायंट फोर्स बोलते हैं, या इसी को, इसका दूसरा नाम है अपथ्रस्ट फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स, ठीक है। अब दोस्तों ये बायंट फोर्स होता कितना है, अपथ्रस्ट फोर्स जो है या बायंट फोर्स, ये होता कितना है, ये होता है दोस्तों जितना इसके वजह से लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है ना, उसके वेट बराबर होता है, ठीक है। मतलब देखिए, जब ये ऑब्जेक्ट बाहर था तो लिक्विड की लेवल ये थी, जब इस ऑब्जेक्ट को हमने पानी के अंदर डाला तो लिक्विड की लेवल थोड़ी बढ़ जाएगी ना, लिक्विड जो है थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो मान लेते हैं इतना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, इस ऑब्जेक्ट की वजह से इतना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, तो ये डिस्प्लेस लिक्विड का जितना वेट होगा ना, उतना अपथ्रस्ट फोर्स होगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो देखिए, ये जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है इसका जितना वेट होगा ना, उतना ही ये फोर्स होगा। सो बायन्सी फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। जितना फ्लूइड या लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है इस ऑब्जेक्ट की वजह से, उसके वेट बराबर ये फोर्स होगा, ठीक है। तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल ये एक इन्फॉर्मेशन हमें देता है कि बायंट फोर्स कितना होगा, और दूसरी इन्फॉर्मेशन देता है दोस्तों कि ये कितना लिक्विड डिस्प्लेस होने वाला है, ठीक है। तो ये जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है दोस्तों, इसका वॉल्यूम और ये ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम सेम रहता है। मतलब ये ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है इस वॉल्यूम के बराबर लिक्विड डिस्प्लेस होगा, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर दोस्तों डिस्प्लेस हुआ जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम और ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम सेम होगा, ठीक है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल से हमें दो इन्फॉर्मेशन मिली दोस्तों। इसी ऑब्जेक्ट को अगर आप फ्लूइड के अंदर डालते हो तो उस ऑब्जेक्ट पर ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, और फोर्स कितना होगा, जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसके वेट बराबर फोर्स होगा, ठीक है। और दूसरी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिलती है दोस्तों कि कितना वॉल्यूम लिक्विड डिस्प्लेस होगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है ना, उतना वॉल्यूम लिक्विड डिस्प्लेस होगा, ठीक है। तो अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। तो मान लेते हैं दोस्तों ये एक कंटेनर है, ठीक है। मान लेते हैं, देखिए ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर मान लेते हैं कोई फ्लूइड है या लिक्विड है, ठीक है। अब ये लिक्विड के अंदर मान लेते हैं आप क्या कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को इसके अंदर आप छोड़ने वाले हो, ठीक है। तो अभी तक आपने इसको नहीं छोड़ा है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। तो जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को आप छोड़ते हो दोस्तों, तो क्या होगा, इसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है, ओके। जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जाएगा इसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन है ना, ठीक है। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आने के बाद दोस्तों क्या होगा कि इसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ना बंद हो जाएगा, ठीक है। और उस पॉइंट के बाद जो है ये ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरेगा, ठीक है, ओके। तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद ये ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरेगा। इस कांस्टेंट वेलोसिटी को ही दोस्तों टर्मिनल वेलोसिटी बोला जाता है, ठीक है। तो अब दोस्तों ऐसे क्यों हो रहा है कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक आने पर तो इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रह रही है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है?
तो अब इसके पीछे का रीजन हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं दोस्तों ये ऑब्जेक्ट यहाँ से छोड़ने पर मान लेते हैं ये यहाँ आ रहा है, ठीक है, ओके। तो अब दोस्तों ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर कौन कौन से फोर्सेस इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहे हैं। तो सबसे पहले तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो इसको नीचे खींच रहा है दोस्तों, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, m × g। ये ऑब्जेक्ट का मास m है, ठीक है, और g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नीचे की डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगा, ठीक है। दूसरा फोर्स कौन सा लगेगा दोस्तों, ग्रीन कलर से दिखाता हूं मैं। दूसरा फोर्स जो है वो अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा इसके ऊपर, ठीक है, ऊपर की डायरेक्शन में। तो ये दूसरा फोर्स जो है ये अपथ्रस्ट फोर्स है, ठीक है। अब एक और फोर्स लगेगा दोस्तों इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो कौन सा फोर्स है, लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं दोस्तों, विस्कस फोर्स, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट के ऊपर की डायरेक्शन में एक और फोर्स लगेगा जिसका कि नाम है विस्कस फोर्स, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट जो इस फ्लूइड के अंदर नीचे गिर रहा है, इसके ऊपर 3 फोर्सेस लग रहे हैं दोस्तों। पहला फोर्स है इसका वेट जो नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है। दूसरा दोस्तों अपथ्रस्ट फोर्स जो ऊपर की डायरेक्शन में, मतलब बायंट फोर्स है ये। और तीसरा जो फोर्स है दोस्तों वो कौन सा है, विस्कस फोर्स है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि ये जो फोर्स है, ये mg जो फोर्स है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, क्योंकि m की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, g की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ नीचे गिरते वक्त ये जो mg फोर्स है ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों ये जो अपथ्रस्ट फोर्स है ये भी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये फोर्स होता कितना है, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। तो इस ऑब्जेक्ट की वजह से जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है वो भी कांस्टेंट है, तो ये अपथ्रस्ट फोर्स भी जो है ये कांस्टेंट रहेगा। अब दोस्तों ये जो विस्कस फोर्स है इसका फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों 6πr∗v, ठीक है। अब दोस्तों थोड़ा सा सोचिए कि Fv ये जो विस्कस फोर्स है किस पे डिपेंड है। ये देखिए यहाँ पर r∗v पे डिपेंड है। ये 6π तो कांस्टेंट है, रेडियस भी इस ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसकी कांस्टेंट रहेगी। लेकिन दोस्तों ये जो वेलोसिटी है, ये ऑब्जेक्ट की गिरने की वेलोसिटी, यहाँ से ये वेलोसिटी टाइम के साथ साथ बढ़ती जाएगी ना। तो अगर ये वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो दोस्तों तो यहाँ पर ये जो विस्कस फोर्स है ये भी बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये जो विस्कस फोर्स है ये कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, ये कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट कांस्टेंट। अब दोस्तों देखिए जब इस ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ से इसको छोड़ा, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ इस पोजीशन पर आ गया है। तो इस पोजीशन पर दोस्तों 3 फोर्सेस लग रहे हैं इसके ऊपर, और क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नीचे मूव कर रहा है तो इसके ऊपर नेट फोर्स डाउनवर्ड होगा ना। और नेट फोर्स क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, ओके। और कितना नेट फोर्स होगा दोस्तों, देखिए डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स। नेट फोर्स क्या होता है, टोटल डाउनवर्ड फोर्स माइनस टोटल अपवर्ड फोर्स, इसी को बोलेंगे हम नेट फोर्स, ठीक है, ओके। तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना है दोस्तों, mg, और टोटल अपवर्ड फोर्स कितना है, Fv प्लस Fu, ठीक है। तो mg माइनस ये Fv प्लस Fu, इसको बोलेंगे दोस्तों नेट फोर्स, ठीक है। तो ये नेट फोर्स है, और टोटल नेट फोर्स जो है वो डाउनवर्ड होगा। जब यहाँ से छोड़ोगे तो डाउनवर्ड नेट फोर्स होगा। अब दोस्तों ये mg तो कांस्टेंट है, ठीक है। ये अपथ्रस्ट फोर्स भी जो है ये कांस्टेंट है। लेकिन ये विस्कस फोर्स जो है दोस्तों, ये विस्कस फोर्स की वैल्यू जो है बढ़ रही है, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है। तो ये विस्कस फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है, तो विस्कस फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है मतलब इसकी वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, ओके। तो दोस्तों एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये जो वैल्यू है जो बढ़ रही है ये mg के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दोस्तों क्या होगा, mg की वैल्यू ये टोटल डाउनवर्ड फोर्स की वैल्यू टोटल अपवर्ड फोर्स के बराबर होगी, ठीक है। उस टाइम पे नेट फोर्स क्या होगा, माइनस दिस, अगर ये दोनों इक्वल है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे दोस्तों नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स जो है वो हो जाएगा 0, ठीक है। और अगर 0 है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा दोस्तों, एक्सेलरेशन भी 0 होगा। और अगर दोस्तों एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ओके। तो मान लेते हैं इस पॉइंट पर जाके ये जो mg की वैल्यू है ये इसके बराबर हो रही है, ठीक है। तो इस पॉइंट के बाद क्या होगा कि नेट फोर्स 0 हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो एक्सेलरेशन इसका 0 हो जाएगा। और एक्सेलरेशन अगर 0 हो जाएगा दोस्तों तो वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरेगा। तो फिर दोस्तों ये टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे, तो दोस्तों ये टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखिए, इट इज दैट कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज फॉलिंग इन द विस्कस मीडियम। ये ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट वेलोसिटी है जो विस्कस मीडियम में गिर रहा है, ठीक है। और किस पॉइंट पे, व्हेन नेट फोर्स ऑन इट बिकम्स 0, ठीक है। तो ये तब की कांस्टेंट वेलोसिटी है जब उसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाता है, ठीक है, ओके। तो ये डेफिनेशन आपको लिखनी है। फिर से एक बार समझिए दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से आपने छोड़ा है, ठीक है। तो ये पहले तो इसकी वेलोसिटी जो इंक्रीज करेगी, और लेकिन एक पॉइंट पर जाने के बाद इसके ऊपर का नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो उसके बाद ये ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरेगा, उस कांस्टेंट वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी बोला जाता है, ठीक है। अब दोस्तों ये टर्मिनल वेलोसिटी जो है इसका एक फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या है, देखिए 2/9 r²g, ब्रैकेट में आपको लेना है रो माइनस सिग्मा और डिवाइडेड बाय ईटा। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है। तो अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर होंगे तो आपको ये फॉर्मूला सिर्फ याद करना है। लेकिन दोस्तों अगर आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इसका डेरिवेशन भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब सिर्फ फॉर्मूला याद करके नहीं चलेगा दोस्तों, ये फॉर्मूले के अंदर जो टर्म्स है उनको भी समझना होगा, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले तो दोस्तों टर्मिनल वेलोसिटी के लिए ये फॉर्मूला है, जहाँ पे r का मतलब क्या है, रेडियस, ऑब्जेक्ट की रेडियस, g मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है। फिर दोस्तों ये जो रो है, ये रो मतलब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक, ओके। ऑब्जेक्ट डेंसिटी, ये रो मतलब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है। और ये सिग्मा मतलब दोस्तों जिस विस्कस मीडियम में, जिस फ्लूइड में वो गिर रहा है, ठीक है, उस फ्लूइड की डेंसिटी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। सो दिस रो इज ऑब्जेक्ट डेंसिटी, दिस सिग्मा इज फ्लूइड डेंसिटी, एंड व्हाट इज दिस ईटा, यू ऑलरेडी नो, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। वो फ्लूइड की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। तो अगर इतनी चीज़ें आपके ध्यान में है तो ये कंसेप्ट के ऊपर कोई भी एग्जांपल आप सॉल्व कर सकते हो।
लेकिन दोस्तों ये फॉर्मूला आया कहाँ से, उसके प्रूफ के बारे में अब हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सपोज दोस्तों ये वो कंटेनर है जिसके अंदर फ्लूइड है, ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ से आपने छोड़ दिया है, मान लेते हैं इस पॉइंट पर जाने के बाद उसका जो नेट फोर्स है वो जीरो हो जाता है, ठीक है, मतलब इसके बाद वो जो है टर्मिनल वेलोसिटी से गिरना शुरू करेगा, ठीक है, मतलब इसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी से वो गिरना शुरू करेगा, उसको हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। तो दोस्तों ये टर्मिनल वेलोसिटी का इक्वेशन हमें यहाँ पर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो दोस्तों ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं वो आपको देखना होगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर सबसे पहले तो दोस्तों ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, फिर दोस्तों यहाँ पर अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा, बायट फोर्स, फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए इस डायरेक्शन में विस्कस फोर्स भी लगेगा, और इस पॉइंट पे जाकर के नेट फोर्स जीरो हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो नेट फोर्स जीरो होता है मतलब क्या होगा दोस्तों, mg माइनस दिस fv प्लस fu इज इक्वल टू जीरो होगा, मतलब ये mg इसके बराबर होगा, ठीक है। तो नेट फोर्स जीरो मतलब ये जो mg है वो इन दोनों के बराबर होगा, fv प्लस fu के बराबर, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए दोस्तों यहाँ पर ये पहली स्टेप आपको ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक है। ये पहला वो इक्वेशन है जो आपको इस इक्वेशन तक पहुंचा देगा, ठीक है। तो दोस्तों ये ऑब्जेक्ट की डेंसिटी मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर, देखिए ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है उसको हम यहाँ पर सिग्मा एज्यूम करते हैं, और ये फ्लूइड जो है इसकी जो डेंसिटी है उसको हम एज्यूम करते हैं कि सिग्मा लेटर से, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये mg मतलब ऑब्जेक्ट का मास है यहाँ पर, ओके। तो ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है उसका फॉर्मूला क्या होगा, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसके लिए मास के लिए क्या इक्वेशन बनेगा दोस्तों, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा, ठीक है। और ये स्पेरिकल ऑब्जेक्ट है तो दोस्तों इसका हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, स्पेरिकल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब होता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों मास के लिए एक इक्वेशन बना, ये मास का इक्वेशन हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, देखिए डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू ये जी की वैल्यू ऐसे रखना इसको, इज इक्वल टू। अब दोस्तों ये विस्कस फोर्स क्या होता है, विस्कस फोर्स क्या होता है इसका फॉर्मूला लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं, 6 पाई ईटा आर इंटू वी कौन सी दोस्तों, ये टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है ना, तो यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी होगी, ठीक है, प्लस अपथ्रस्ट फोर्स। तो दोस्तों ये अपथ्रस्ट फोर्स होता कितना है, ये अभी हम देख चुके हैं, अपथ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, मतलब कितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है उसके वेट बराबर होगा, ठीक है। सो अपथ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, ठीक है। तो वेट कितना होता है दोस्तों, मास ऑफ फ्लूइड इंटू जी, और फ्लूइड के मास के लिए क्या इक्वेशन बनेगा, जैसे यहाँ पर मास के लिए क्या इक्वेशन बना था दोस्तों, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे मास के लिए क्या इक्वेशन बनेगा दोस्तों, फ्लूइड की डेंसिटी है सिग्मा, सो सिग्मा इंटू वॉल्यूम इंटू जी, ओके। तो कितना फ्लूइड डिस्प्लेस होगा दोस्तों, जितना इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है उतना ही फ्लूइड डिस्प्लेस होगा, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। यहाँ पर देखिए वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, देखिए जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है या फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है उसका वॉल्यूम और ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम सेम ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वॉल्यूम के लिए सेम ही फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो यहाँ पर दोस्तों अपथ्रस्ट फोर्स के लिए क्या इक्वेशन मिलेगा हमें यहाँ पर, सिग्मा इंटू वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस होगा, 4/3 इंटू पाई आर क्यूब इंटू ये क्या है दोस्तों यहाँ पर देखिए जी होगा, ठीक है। अब सिंपली ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पर पुट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, देखिए सिग्मा इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। अब दोस्तों क्योंकि आपको यहाँ पर वीटी का इक्वेशन निकालना है तो ये टर्म जो है इसको इधर लेते हैं, तो ये टर्म इधर आने के बाद माइनस हो जाएगी, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर सिग्मा इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, ये उधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर रो बोलना चाहिए था, सिग्मा बोला शायद मैंने, ठीक है। सो माइनस सिग्मा इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा दोस्तों यहाँ पर 6 पाई ईटा आर वी टी, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ये 4/3 पाई आर क्यूब जी इसको आप कॉमन ले सकते हो, तो अंदर क्या बचेगा, रो माइनस सिग्मा बचेगा, और बाहर बचेगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, और इधर क्या बचेगा दोस्तों 6 पाई ईटा आर इंटू टर्मिनल वेलोसिटी। अब दोस्तों क्योंकि आपको यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी का इक्वेशन निकालना है तो ये सारी टर्म्स उधर भेजते हैं, तो ये टर्म उधर आने के बाद देखिए यहाँ पे मैं करता हूँ, ये टर्म जो है यहाँ पर आने के बाद क्या होगा 6 पाई ईटा आर, तो यहाँ पे एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आर स्क्वायर बचेगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 3 डिनोमिनेटर में आने के बाद 6 3 18 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर रो माइनस सिग्मा 4/18 बचेगा, 6 3 18 हो जाएगा ये, और यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों देखिए आर स्क्वायर जी, और डिनोमिनेटर में बचेगा यहाँ पर ईटा, और राइट हैंड साइड में बचेगा यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी। तो दोस्तों 4/18 मतलब क्या, 2/9, ठीक है। अब दोस्तों अगर यहाँ पर 2/9 आप लिखते हो तो ये फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो प्रूव हो जाएगा, ठीक है। 2/9 देखिए यहाँ पर 2/9 आर स्क्वायर जी ब्रैकेट में क्या बचेगा दोस्तों यहाँ पर रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय जो है ईटा, टर्मिनल वेलोसिटी के लिए इक्वेशन हमें यहाँ पर मिल चुका है, ओके। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर ये टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे, और यहाँ पर ये जो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है इसके टर्म्स जो हैं इसको फिर से एक बार यहाँ पर रिवाइज करते हैं। तो सपोज दोस्तों एक स्पेरिकल ऑब्जेक्ट है और ये किसी विस्कस मीडियम में नीचे गिर रहा है, ठीक है। गिरते गिरते किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दोस्तों इसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो जाती है, उसी को हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो जब ये टर्मिनल वेलोसिटी से गिरेगा उस टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आर क्या होती है, इस ऑब्जेक्ट की रेडियस, जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू, ये रो मतलब क्या होता है दोस्तों, रो मतलब इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी होती है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट की डेंसिटी होती है, और ये जो सिग्मा है दोस्तों ये विस्कस मीडियम जिसमें वो गिर रहा है
उस विस्कस मीडियम की डेंसिटी होगी, ठीक है। तो सिग्मा इज डेंसिटी ऑफ दिस विस्कस मीडियम, ओके। और ये ईटा क्या होता है दोस्तों, ये विस्कस मीडियम की डेंसिटी या फिर आप कोएफिशिएंट ऑफ डेंसिटी भी बोल सकते हो। तो अब अगर ये सारी टर्म्स आपके समझ में आ गई है दोस्तों, तो एक एग्जांपल है, पेज नंबर देखिए 48 के ऊपर एग्जांपल नंबर 2.9। इस एग्जांपल में एक गलती हुई है, वो गलती भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल रीड करिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों। अ स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ ऑयल फॉल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन स्टेडी एयर। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए एक ऑयल है, ऑयल का एक ड्रॉप है, ठीक है, ओके। और ये क्या कर रहा है, स्टेडीली जो है ना कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है। मतलब टर्मिनल वेलोसिटी इसकी कितनी हुई दोस्तों, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और ये कौन से मीडियम में नीचे गिर रहा है दोस्तों, यहाँ पर ये एयर के अंदर गिर रहा है, ठीक है, ओके। तो विस्कस मीडियम क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे एयर हुआ। अब आपको पता क्या करना है, देखिए दोस्तों, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप। आपको ये जो ड्रॉप है इसकी आपको यहाँ पर रेडियस पता करनी है, ठीक है, ओके। आगे पढ़िए। द डेंसिटी ऑफ द ऑयल इज 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये जो ऑयल है, इस ऑयल की डेंसिटी दोस्तों 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब प्रोवाइड की गई है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी दोस्तों हम रो लेटर्स दिखाते हैं ना, ओके। तो यहाँ पर रो की जो है वो वैल्यू प्रोवाइड की गई है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ओके। अब आगे पढ़िए। डेंसिटी ऑफ एयर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पर गलती हो गई है दोस्तों, ये एयर की डेंसिटी कितनी प्रोवाइड की गई है दोस्तों, यहाँ पर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पर देखने पर लगता है ऑयल की डेंसिटी से ये जो एयर की डेंसिटी है वो ज़्यादा है। तो अगर ऑयल की डेंसिटी से एयर की डेंसिटी ज़्यादा है तो ये जो ऑयल है वो नीचे नहीं गिरेगा। और एग्जाम्पल में वो क्या बोल रहे हैं कि ये ऑयल जो है नीचे गिर रहा है। तो यहाँ पे जो है गलती हुई है दोस्तों, जो डेंसिटी ऑफ एयर है वो एक्चुअल में कितनी होती है, वो 0.01 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, इसके करीब होती है, ठीक है। लेकिन दी कितनी गई है दोस्तों, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये वाटर की डेंसिटी होती है, एयर की डेंसिटी उससे कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम में आपको ये जो एग्जाम्पल है उसमें आपको ये वैल्यू देनी चाहिए थी, या फिर आप 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अगर वो देते तो भी ठीक था, ठीक है। ये जो ऑयल की डेंसिटी है इससे एयर की डेंसिटी कम होनी चाहिए थी, ठीक है, तो ही वो नीचे गिरेगा ना, अदरवाइज वो नीचे नहीं गिरेगा। तो अगर ये एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछना है तो यहाँ पर वो करेक्शन करके देंगे आपको, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर 0.1 एज्यूम कर सकते हो आप और ये एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। अब और क्या चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की गई है दोस्तों, द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर। मतलब यहाँ पर ये जो एयर की विस्कोसिटी है ये आपको प्रोवाइड की गई है दोस्तों 1.8 × 10⁻⁻⁴ पॉइस, ठीक है। पॉइस क्या होता है बाद में बात करेंगे। और जी की वैल्यू यहाँ पर प्रोवाइड की गई है दोस्तों 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो सारे जो यूनिट्स है दोस्तों वो सीजीएस में है। ये देखिए ये सेंटीमीटर पर सेकंड सीजीएस यूनिट है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सीजीएस यूनिट है, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ये भी एक सीजीएस यूनिट है। और पॉइस भी दोस्तों विस्कोसिटी को मेजर करने का एक सीजीएस यूनिट है। तो पॉइस बराबर क्या होता है, एसआई यूनिट क्या है विस्कोसिटी का, एसआई यूनिट क्या है दोस्तों, एसआई यूनिट विस्कोसिटी का हमें पता है क्या है दोस्तों, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर है। तो सीजीएस यूनिट क्या होगा दोस्तों, सीजीएस यूनिट फोर्स का क्या होता है, डाइन सेकेंड ही होता है। और मीटर के जगह पर आपको सेंटीमीटर पुट करना होगा, ठीक है। तो डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये हुआ उसका सीजीएस यूनिट, ठीक है। इस सीजीएस यूनिट को ही दोस्तों पॉइस बोला जाता है, ओके। तो यही है पॉइस। तो अब दोस्तों ये सारे के सारे जो टर्म्स हैं ये सीजीएस यूनिट में प्रोवाइड किए गए हैं आपको, ठीक है। तो अननेसेसरीली इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। फाइनल आंसर जो आपको मिलेगा, आपको रेडियस निकालनी है ना, ठीक है। तो अगर ये वैल्यूज पुट करके आप रेडियस निकालोगे तो आपको रेडियस सीजीएस यूनिट में ही मिलेगी, मतलब कि आपको सेंटीमीटर में मिलेगी। तो अननेसेसरी कन्वर्जन करने की कोई ज़रूरत नहीं, सारे के सारे यूनिट सीजीएस में आप पुट कर सकते हो फॉर्मूले के अंदर। एक और बात इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एसआई यूनिट विस्कोसिटी का एसआई यूनिट और एसआई यूनिट का सीजीएस यूनिट, इन दोनों में कन्वर्जन भी आपको पता होना ज़रूरी है। जैसे लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर, और एसआई यूनिट मीटर है और सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर है, और इन दोनों के बीच कन्वर्जन आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। वैसे दोस्तों ये न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर और पॉइस के बीच में भी आपको कन्वर्जन फैक्टर पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर बराबर 10 पॉइस होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे तो ये लगने वाला नहीं है, लेकिन किसी और एग्जाम्पल में अगर लगेगा तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको रेडियस निकालनी है तो ये फॉर्मूला यूज़ करके आप रेडियस के लिए इक्वेशन बना सकते हो, ठीक है। तो कैसे बनाओगे, देखिए दोस्तों यहाँ पर वीटी के लिए क्या इक्वेशन मिला है आपको, 2/9 r² g ब्रैकेट में रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई ईटा, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों r² के लिए इक्वेशन मिलेगा, सारी टर्म्स उधर भेजनी होंगी, ठीक है। तो ये 2/9 उधर जाने पर 9/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 9/2, ये वीटी वैसे रहेगा, ठीक है। फिर दोस्तों ये ईटा जो है ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, और ये जी रो माइनस सिग्मा डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है,
ओके। सो जी ब्रैकेट में रो माइनस सिग्मा जो है ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा और यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी आर स्क्वायर के लिए। अब यहाँ पे दोस्तों ये वैल्यूज़ को आप पुट करके क्या कर सकते हो, जो आर स्क्वायर के लिए इक्वेशन है उसको निकाल सकते हो, ठीक है। और उसका फिर स्क्वायर रूट ले सकते हो आप लॉग टेबल का यूज़ करके और फाइनल आंसर आपको सेंटीमीटर में मिलेगा। अब क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक करेक्शन था इसलिए ये एग्जांपल हम यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे। और एग्जाम में भी अगर ये पूछते हैं तो एग्जाम के जो क्वेश्चंस होते हैं उसका जो कैलकुलेशन होता है वो आसान होता है थोड़ा सा। और अगर कैलकुलेशन आपको लग रहा है डिफिकल्ट है तो वो जो क्वेश्चन है आप ऑप्शन को डाल सकते हो, बाकी के क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल खत्म होता है दोस्तों टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर का। देखिए पढ़ाई करते वक्त एक टेक्निक आपको बताता हूँ मैं दोस्तों। पढ़ाई करते वक्त जहाँ पर आप अटक रहे हो, ठीक है, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट अगर पार्ट है वो, तो उसको छोड़ के आगे बढ़ना है। सिंपल सिंपल पार्ट जो है उसको खत्म कर लेना है पहले। देखिए पढ़ाई में या कोई भी फील्ड हो वहाँ पर 80-20 रूल होता है। 80% 20% का एक रूल होता है। वो रूल क्या है कि 80% पढ़ाई जो है उसको करने के लिए आपको 20% एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है। और बची हुई जो 20% पढ़ाई है जो डिफिकल्ट होती है उसको पढ़ने के लिए आपको 80% एफर्ट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट पहले खत्म करना है, ठीक है। ओके, जो डिफिकल्ट लग रहा है थोड़ा सा साइड में रखिए, बाद में उसको आप कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले दोस्तों ये 80% वाला जो पार्ट है इसको खत्म कर लेना है पूरा। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, जैसे कि अगर ये एग्जांपल है तो ये एग्जांपल नहीं आ रहा है तो इसमें हम 2 घंटे वेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। 1-2 ट्राई में अगर आंसर आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है दोस्तों थोड़ा सा साइड में रखिए उसको, आगे की पढ़ाई करिए, टाइम वेस्ट मत करिए, ठीक है। ये 80% की पढ़ाई पूरी करना हमारा टारगेट होना चाहिए। फिर एक बार ये खत्म होता है दोस्तों ये 20% वाला पार्ट भी आसान लगने लगता है, ठीक है। तो दोस्तों टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर अगला एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले ये कंसेप्ट आपको समझना बहुत ही जरूरी है। तो ये कंसेप्ट क्या है देखिए दोस्तों, आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है इसको समझना जरूरी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकालते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए ये फॉर्मूला आपको यूज करना होता है दोस्तों। स्पेसिफिक ग्रेविटी को रिलेटिव डेंसिटी भी बोला जाता है और फॉर्मूला क्या है उसका, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। ओके, इसको रिलेटिव डेंसिटी भी बोला जाता है या स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोला जाता है। मतलब सपोज आपको दोस्तों स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है किसकी, मर्क्यूरी की निकालनी है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, डेंसिटी लेना होगा मर्क्यूरी की, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, मर्क्यूरी की डेंसिटी कितनी है दोस्तों, मर्क्यूरी की डेंसिटी है 13,600 kg पर मीटर क्यूब है और वाटर की डेंसिटी है 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये जो मर्क्यूरी है इसकी रिलेटिव डेंसिटी मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, ऊपर क्या होगा यहाँ पर 13,600 और नीचे क्या होगा 1000। तो यहाँ पे दोस्तों ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और 136 डिवाइडेड बाई 10 क्या होगा 13.6 हो जाएगा। तो मर्क्यूरी की जो रिलेटिव डेंसिटी है दोस्तों वो 13.6 है, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी ऐसे निकालते हैं या स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने का ये फॉर्मूला आप बोल सकते हो। तो दोस्तों रिलेटिव डेंसिटी वाला जो कंसेप्ट है इस कंसेप्ट के ऊपर एक्सरसाइज के अंदर एक क्वेश्चन है पेज नंबर 55 के ऊपर देखिए, एग्जांपल नंबर 14, ठीक है। सबसे पहले रीड करिए दोस्तों एग्जांपल क्या है देखिए, विद व्हाट टर्मिनल वेलोसिटी विल एन एयर बबल ऑफ 0.4 mm इन डायमीटर राइज इन अ लिक्विड ऑफ विस्कोसिटी 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि दोस्तों यहाँ पर देखिए एक लिक्विड है, ये कोई भी एक लिक्विड है और इसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मतलब ईटा की वैल्यू कितनी है 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। और इसके अंदर दोस्तों एक एयर का बबल है, ये एयर का बबल है। तो ऑब्जेक्ट किसका बना हुआ है दोस्तों, एयर का बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और क्योंकि दोस्तों एयर बबल हल्का होता है यहाँ पे ये लिक्विड से तो ये ऊपर जाएगा, लेकिन ये किस टर्मिनल वेलोसिटी से ऊपर जाएगा ये आपको पता करना है। मतलब यहाँ पर आपको टर्मिनल वेलोसिटी पता करनी है। तो चाहे दोस्तों ऑब्जेक्ट नीचे जाए या ऊपर जाए, टर्मिनल वेलोसिटी के लिए जो फॉर्मूला है वो सेम ही रहेगा। दोस्तों ये जो लिक्विड है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी कितनी है 0.9 है, ठीक है। और ये जो एयर है, एयर मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, उसकी डेंसिटी हम रो लेटर से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये है 1.29 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। और ये जो एयर बबल है दोस्तों इसका डायमीटर आपको प्रोवाइड किया गया है। डायमीटर कितना है देखिए यहाँ पर लिखता हूँ मैं, डायमीटर है 0.4 mm, तो इसकी रेडियस कितनी होगी 0.2 mm और mm का कन्वर्जन आपको मीटर में करना है तो 0.2 × 10⁻⁻⁴ ये हो जाएगा -3 मीटर, ठीक है। ओके, अब दोस्तों ये टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है Vt = 2/9 ओके r² g ब्रैकेट में होता है रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय होगा दोस्तों यहाँ पर ईटा, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों ये वैल्यू आपको पता है, ठीक है। फिर ये डेंसिटी की वैल्यू आपको पता है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, आर की वैल्यू आपको पता है दोस्तों, यहाँ पर जी की वैल्यू आपको एज्यूम करनी है 9.8 क्योंकि प्रोवाइड नहीं किया गया है तो आपको 9.8 ही एज्यूम करनी होगी, ठीक है। ओके, फिर दोस्तों ये सिग्मा मतलब ये जो विस्कस मीडियम है इसकी डेंसिटी कैसे निकालोगे,
इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी प्रोवाइड की गई है ना, ठीक है। तो इसकी डेंसिटी निकालने का क्या तरीका है? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ ये क्या है? लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ क्या है दोस्तों? वाटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पे इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब इसकी डेंसिटी डिवाइडेड बाय वाटर की डेंसिटी, ठीक है, इज इक्वल टू 0.9 प्रोवाइड किया गया है। वाटर की डेंसिटी प्रोवाइड नहीं की गई है, आपको पता होना जरूरी है, 1000 होती है, ठीक है। सो डेंसिटी कितनी आई दोस्तों? डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी है यहाँ पर? डेंसिटी ऑफ लिक्विड सिग्मा इज इक्वल टू 0.9 इंटू ये डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 होगा, इसको उधर भेजने के बाद ये 1000 से मल्टीप्लाई होगा, 0.9 इंटू 1000 900 हो जाएगा ये, ठीक है। और डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? केजी पर मीटर क्यूब। और ये लिक्विड की डेंसिटी मतलब सिग्मा लीटर से प्रोवाइड की जाएगी, तो सिग्मा की भी वैल्यू यहाँ पर प्रोवाइड की गई है दोस्तों सिंपली ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ है इसको यहाँ पर पुट करना है, ठीक है। और हमें टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है, तो 2/9 आर की वैल्यू कितनी है दोस्तों? आर इज इक्वल टू 0.2 इंटू 10⁻³ उसका स्क्वायर है, तो 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा और 10⁻³ का स्क्वायर हो जाएगा। 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻6 होता है, ठीक है। जी की वैल्यू लेंगे हम यहाँ पर 9.8 और सी ये रो की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 1.29, ओके, माइनस सिग्मा की वैल्यू है 900, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 900 डिवाइडेड बाय ईटा की वैल्यू कितनी है दोस्तों? देखिए यहाँ पर ये जो ईटा है 0.1 है। अब इसको सिंपली सॉल्व करना है आपको, तो दोस्तों देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको? इज इक्वल टू 2/9 जो है इसको वैसे रखिए, 0.2 का स्क्वायर क्या होता है? 0.04 हो जाता है, ठीक है। ये 10⁻6 है, इसको लास्ट में लिखेंगे हम लोग, ओके। ये 9.8 और दोस्तों यहाँ पर 1.29 माइनस 900, तो ये छोटी जो वैल्यू है उसमें से बड़ी वैल्यू माइनस कर दो तो माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। और ये इसमें से अगर ये माइनस करोगे कितना आएगा? तो ये आ जाएगा दोस्तों -898.71 डिवाइडेड बाय जो 0.1 है उसको वैसे लिखेंगे, ठीक है, ओके। तो अब दोस्तों ये डेसिमल पॉइंट अगर हमें यहाँ पर शिफ्ट करना है, ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट करना है, तो ऊपर और नीचे हम 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, ठीक है। तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा? देखिए यहाँ पर 2/9 इंटू 0.04 इंटू ये ऊपर मिलेगा 98, ब्रैकेट में बचेगा -898.71, ठीक है, इंटू 10⁻6 और 0.1 को आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो 1 आंसर आएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो माइनस साइन है इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, और 2 इंटू 0.04 क्या होगा दोस्तों? ये हो जाएगा 0.08, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये 9 बचेगा यहाँ पर, इंटू ये 98, ये 898.71 इंटू 10⁻6। दोस्तों ये 9 से हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे, सो 9 1 9, यहाँ पर क्या होगा? देखिए 9 9 81, बचे यहाँ पर कितने? 8 बचे, 88 हो गए ऊपर से 8 कैरी करने पर, ठीक है। फिर से यहाँ पर होगा फिर से 9 का भाग लगेगा यहाँ पर, सो 9 9 81, बचे अब 7 बचेंगे, ठीक है। डेसिमल पॉइंट देने के बाद 9 8 72, 5 बचे यहाँ पर और 9 5 99.85 आ जाएगा ये। दोस्तों कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए ये जो वैल्यू है 100 के करीब है ना, तो इसको हम लोग 100 एज्यूम कर सकते हैं। फाइनल आंसर में उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0.15 का सिर्फ डिफरेंस है, ठीक है। तो इसको 100 एज्यूम करते हैं, तो 100 से अगर आप 0.08 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा? देखिए यहाँ पर 0.08 इंटू ये 98 जो है उसको वैसे रखेंगे और इसकी जगह पर हम 100 लिखेंगे, ठीक है। और ये 10⁻6, अब ये माइनस साइन भी देना जरूरी है। अब 100 इंटू 0.08 कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये -8 लिखेंगे इंटू 98 इंटू 10⁻6। अब ये 98 इंटू 8 कितना आता है दोस्तों? तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाता है 784 इंटू ये हो जाएगा 10⁻6। तो ये -784 इंटू 10⁻6 ये हमें यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी के लिए वैल्यू मिल चुकी है। अब दोस्तों टर्मिनल वेलोसिटी जो है ये माइनस क्यों आ रही है? क्योंकि जो एयर बबल है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर वो नीचे की तरफ जा रहा होता तो ये प्लस आ जाती, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अगर नीचे जा रहा है तो टर्मिनल वेलोसिटी प्लस आती है आंसर, और अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो टर्मिनल वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो माइनस आ जाएगी, ठीक है। और ये टर्मिनल वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा दोस्तों? देखिए ये -784 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है, ओके। आपके टेक्स्ट बुक में जो आंसर लिखा हुआ है वो आंसर कितना है? देखिए यहाँ पर दोस्तों वो आंसर है -0.782 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम ही है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर पावर 10⁻6 है, यहाँ पर -3 है, तो डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों भी आंसर्स जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे दोस्तों ये टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर के सारे एग्जांपल्स खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में बात करेंगे और उसके ऊपर कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ठीक है।